हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के अध्ययन में हम आधुनिक काल की नई काव्यधारा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रकरण 4 के अंतर्गत तृतीय उत्थान के कवियों का अध्ययन चल रहा है। इससे पहले के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए। इससे हमको भी ये लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और दी हुई जानकारी आपके समझ में आ रही है। द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए और बहुत से कवि कवित सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। द्वितीय उत्थान में हमने क्या देखा कि काव्य क्षेत्र का विस्तार हुआ और नए नए विषय काव्य में आए। बहुत से कवि कवित्व सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के वृत्तों में रचना करने लगे। संस्कृत के वृत्तों में उन्होंने रचना आरंभ कर दी। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। रचनाएं भले वे गद्य निबंध ही रहे हों, परंतु उनमें नए नए विषयों का समावेश हुआ, इस बात में कोई संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। मनुष्य से अलग मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग वर्णन के लिए लेने लगे, स्वतंत्र वर्णन करने के लिए, लेकिन अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। प्रकृति का उन्होंने ऊपरी वर्णन ही किया, आंतरिक भावों का उद्घाटन नहीं किया। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद, सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न ऊपरी सौंदर्य ही देखकर प्रकृति का उन्होंने संतोष कर लिया और उसी का उन्होंने वर्णन किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित ना हुआ। चिर साहचर्य से प्रकृति सदा सदा से जिस प्रकार हमारे सहचरी रही है, उससे उत्पन्न जो हमारा राग है वह व्यंजित ना हो पाया। चिर साहचर्य का जो राग है प्रकृति के साथ, वो उद्घाटित ना हो पाया, उसके प्रति आंतरिक भावनाएं उद्घाटित ना हो पाई। उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उसके प्रकृति स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। उसके बीच, प्रकृति के बीच में मनुष्य जीवन को रखकर प्रकृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे जीवन के लिए उसका स्वरूप कितना महत्व रखता है, इस बात पर दृष्टि नहीं डाली गई। अब मनुष्य के जीवन को साथ रखकर प्रकृति के स्वरूप का चित्रण नहीं किया गया। रहस्यमय सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। रहस्यमय सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। जो मार्मिक तथ्य हैं उनसे साक्षात्कार नहीं कराया गया, आंतरिक भाव हैं उनको भी व्यक्त नहीं किया गया, रहस्यमयी सत्ता के प्रति आंतरिक भावों को भी व्यक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए था। इसी प्रकार विश्व के सूक्ष्म और अत्यंत महान विधान जो हैं, जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ हृदय को भी पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए, पर ऐसा न हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में ही लगा। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग किस प्रकार बीत गया? खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में खड़ी बोली का प्रचलन शुरू हुआ था, तो उसी को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने में, उसके अनुसार उसको बैठाने में ही समय निकल गया। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का स्फुरण अच्छा हुआ। काव्यत्व खड़ी बोली में अधिक मुखर हुआ, अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया। जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। जो देश प्रेम की धारा भारतेंदु युग का काव्य लेकर चला था, वह उत्तरोत्तर प्रबल होती गई और उसका व्यापक रूप सामने आता गया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था।
शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल के कवियों में था। हालांकि शासन की अव्यवस्था और अशांति के प्रति भी उनमें क्षोभ था, परंतु उसके बाद अंग्रेजी शासन का जो शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन था उसके प्रति उनके अंदर कृतज्ञता भी थी, जो उनकी कविताओं में झलकती है, देशभक्ति और राजभक्ति दोनों रूपों में। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता है। इससे उनमें देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी पाया जाता है। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दया में भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। उस दुख दशा का प्रधान कारण राजनीति को समझते हैं, फिर भी उस दुख दशा में उद्धार करने के लिए केवल दया में भगवान को ही पुकारते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों को न बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी हुई वस्तुओं का व्यवहार न करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। और भारतेंदु युगीन जो कवि हैं वो कभी कभी अपने देश की बनी हुई चीज़ों का व्यवहार न करने के लिए देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। अधिकतर सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। जब कांग्रेस की प्रतिष्ठा हो गई उसके बावजूद भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी। उसका मुख्य कारण क्या था कि राजनीति की तब लंबी चौड़ी चर्चाएं सभी जगह नहीं हुआ करती थी। साल में एक बार धूमधाम से थोड़े से शिक्षित आदमियों के बीच में ही हो जाया करती थी, जिसका कोई स्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था, जिसका कोई स्थायी और क्रियाशील प्रभाव जो था वो देखने में नहीं आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता है, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। यही कारण था कि द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति जो थी उसके प्रति असंतोष तो था, उनकी कविताओं में व्यंजित हुआ है, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था, जो कि कर्म में तत्पर कराता और शासन के प्रति खुल के असंतोष और विद्रोह प्रकट करने वाला स्वर उनमें न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे, और आंदोलन भी कड़ी याचना मात्र थे, इससे आगे वे न बढ़ सके थे। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण किया। तृतीय उत्थान तक आते आते स्थिति बदल गई और आंदोलनों ने सक्रिय रूप धारण कर लिया। गांव-गांव में राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई, और गांव-गांव में राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो परतंत्र था देश, उसके प्रति विद्रोह की आग फूंकी गई। विद्रोह की चिंगारी जगाई गई। गांव-गांव में राजनीति की चर्चाएं होने लगी। गांव-गांव से विद्रोह के स्वर जो थे वो तत्कालीन सत्ता के प्रति उठने लगे। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। तृतीय उत्थान के जो कवि थे उन्होंने सरकार से याचना करने के स्थान पर देशवासियों को ही जागरूक करना उचित समझा। देशवासियों में उन्होंने स्वतंत्रता की आग फूंकी। स्वतंत्रता की देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित उन्होंने जनता को किया। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। अब जो आंदोलन चले वे जनता को भी साथ लेकर चलने वाले आंदोलन थे, इसलिए वे अधिक समय तक टिक सके। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। इससे जनता के भीतर भी आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि ये जो आंदोलन चल रहे थे वो जो संसार में और भी आंदोलन चल रहे थे और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में ही ये आंदोलन लाए गए, जिससे ये क्षोभ की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। जिससे जो क्षोभ था,
जनता में ये एक सार्वभौमिक धारा की तरह प्रतीत हुआ। लगा कि ये सार्वभौमिक धारा है जो छोड़ की इसकी सभी शाखाएं हैं जो चारों तरफ विद्रोह के स्वर के रूप में फूट रही हैं। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता, वर्तमान सभ्यता जो थी और जो लोक में, समाज में जो घोर आर्थिक विषमता फैली हुई थी, उससे जो व्याप्त असंतोष था, उसका ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। पश्चिम में ये आर्थिक विषमता के प्रति असंतोष था, उसके लिए विद्रोह के स्वर उठे, तो उनकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से उसमें पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, जो दूसरे देशों से धनोपार्जन करने लगे, खींचने लगे, उसे जो पूंजी लगाते थे इसमें, वे थोड़े से लोग तो धनी होने लगे, परंतु जो श्रम करने वाली अधिकांश जनता थी, उसके लिए भोजन और वस्त्र की व्यवस्था भी कठिन हो गई। अतः एक ओर तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी। इसलिए यूरोप में मशीनी सभ्यता के विरुद्ध एक तरफ तो टॉलस्टॉय थे, इनकी धर्म बुद्धि जगाने वाली वाणी सुनाई पड़ी, जिसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया, और इसका भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किया। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। और यूरोप में एक तरफ टॉलस्टॉय ने विरोध के स्वर उठाए, तो दूसरी ओर इसी आर्थिक विषमता के प्रति साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत पनपे, जिन्होंने रूस में उथल पुथल मचा दी। अब संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुंच जाती हैं। अब तृतीय उत्थान में क्या हुआ, जब सारे संसार से अव्यवस्था और आर्थिक विषमता आदि के प्रति असंतोष के स्वर उठने लगे, तो सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। एक भूखंड से जो हवाएं उठती हैं, विद्रोह की हवाएं उठती हैं, वो दूसरे भूखंड में जो शिक्षित वर्ग है वहाँ तक पहुँच ही जाती हैं। अर्थात एक जो आंदोलन कहीं से उठता है, उसका असर पूरे विश्व पर होता है। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है, एक देश में कोई आंदोलन चलता है, उसके स्वर जो हैं अन्य देशों तक भी पहुँच जाते हैं, पूरे विश्व में उसका स्वर सुनाई पड़ता है। और यदि एक देश में हो रहे आंदोलन किसी दूसरे देश की परिस्थितियों या स्थितियों से भी सामंजस्य कर पाते हैं, तो उस देश में भी ये आंदोलन तीव्र गति से चल पड़ता है और ये आंदोलन शक्तिशाली रूप ले लेता है। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। इसी नियम के अनुसार, और ये जो आंदोलनों का नियम था कि जहाँ एक विरोध की चिंगारी, विद्रोह की चिंगारी फूटती थी, तो उसका असर पूरे विश्व पर होता था। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी, अर्थात अपने देश में भी किसान आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन तो चला ही साथ किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक, जो एक विराट जो परिवर्तन होता है, उसके नाना व्यावहारिक अंगों के रूप में विभिन्न आंदोलन उठ खड़े हुए। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए, और इन आंदोलनों को स्वर देने का कार्य किया रामधारी सिंह दिनकर जी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। इन कवियों की वाणी में इन आंदोलनों का स्वर हमें स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ता है। इनकी प्रतिध्वनि, इनका विद्रोह, इनकी जो कविताएं हैं, इनका जो काव्य है, उसमें हमें
स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती, और दूसरे देशों के आंदोलनों की देखा देखी यहाँ ऐसे आंदोलन भी चल पड़े जिनकी यहाँ पर वास्तविक आवश्यकता नहीं थी, यहाँ के लिए वो उचित नहीं थे। कुछ ऐसे आंदोलन भी चल पड़े। यूरोप में जब देश के देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई है। यूरोप में क्या हुआ, जब देश के देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं, इतने अधिक कल कारखाने हो गए हैं कि पूरे देश के देश भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है मजदूरों के रूप में, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई है। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं, और यहाँ कल कारखाने केवल चले हैं, अभी चल खड़े हुए हैं, और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा में कहीं अच्छी है। जो मजदूर हैं यहाँ के, यहाँ उस समय यहाँ एक तो कल कारखाने ही मशीनरियाँ ही थोड़ी थी और उनमें भी काम करने वाले मजदूर थोड़े थे। उस समय यहाँ कृषक वर्ग ज़्यादा था और कृषि में मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी ज़्यादा थे। तो जो कल कारखाने वाले मजदूर थे उनकी स्थिति किसानों की दशा में कहीं अच्छी थी, पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। पर मजदूर आंदोलन क्यों साथ लग गया? क्योंकि यूरोप में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा था, तो यहाँ भी उसका प्रभाव आ गया, जबकि वास्तव में यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। इन आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ, और इन्हीं आंदोलनों का तीव्र स्वर हमारी उस समय की जो काव्यवाणी थी उसमें भी सम्मिलित हुआ। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक बात का व्यापक रूप धारण करता है। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन की दरकार होती है, जब परिवर्तन के लिए पुकार लगाई जाती है, तब परिवर्तन एक वाद के रूप में आता है और व्यापक रूप धारण कर लेता है एक वाद के रूप में, और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई है। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान स्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हिंदी काव्य क्षेत्र में बहुत अधिक व्यक्त की गई है। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल कहते हैं, सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है कि वर्तमान परिस्थिति को लोगों ने देखा और अपनी समझ से एक स्वतंत्र पर्यालोचन करके वे परिवर्तन चाहते हैं। वास्तव में परिवर्तन की यहाँ दरकार है या नहीं, और कहाँ तक केवल अनुकृत है, कहाँ तक ये केवल यूरोप का अनुकरण मात्र है, और कहाँ तक ये परिस्थितियों का विश्लेषण करके वास्तव में परिवर्तन की आवश्यकता है या केवल अनुकरण मात्र है, ये नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है, ये तो दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की परिवर्तनवाद का अधिक प्रदर्शन होने लगा काव्य में, इससे जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी। जगत और जीवन ये परिवर्तनवाद की होड़ में बह के, उसी धारा में बह के इसी प्रकार की कविता करने से जगत और जीवन की अनुभूति परक जो कविताएं थीं, जो कवि करते, वो उतनी अधिक नहीं हो पाएंगी जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती, और इस प्रकार जीवन की और जगत की सच्ची अनुभूति परक कविताएं जो कवि करता, जो हमारे साहित्य को दीर्घायु बनाती, उस प्रकार की कविताएं कम हो पाएंगी। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात।
थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई। ये हुई जो विभिन्न आंदोलन विश्व में चले उनके प्रभाव की बात की, उनका हमारे साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि चली आती हुई जो काव्य परंपरा की शैली थी उससे अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी। ये परिवर्तन की कामना वहाँ के प्रभाव से ही आई, अन्य देशों के प्रभाव स्वरूप, उसके अनुकरण स्वरूप ही हमारे साहित्य में आई, या जो काव्य परंपरा की पुरानी शैली थी उससे लोग अतृप्त थे, उसके प्रति असंतोष था, इसके कारण भी ये परिवर्तन की कामना हमारे साहित्य में आई। और इसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई, अब यह भी देखना आवश्यक है। भक्तिकाल और रीतिकाल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। भक्तिकाल और रीतिकाल की जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा के अंत में भारतेंदु मंडल के प्रभाव से फिर देश प्रेम और जाति गौरव की भावना की कविताएं होने लगी और जाति गौरव और देश प्रेम की एक भावधारा चली। उसी प्रकार की फिर कविताएं नूतन परंपरा में होने लगी। इस प्रकार की कविताएं होने से एक नई परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है। द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई आई और उसका स्वरूप गद्यवत, रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिक वाह्यार्थ निरूपक हो गया। द्वितीय उत्थान में क्या हुआ, काव्य की नूतन परंपरा में अनेक विषय स्पर्शी प्रसार, वहाँ पर अनेक विषयों का समावेश तो साहित्य में हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से उसमें भाषा की सफाई भी आई और उसका स्वरूप काव्य का कैसा हो गया, गद्यवत हो गया, रूखा और इतिवृत्तात्मक हो गया। इसमें बाह्यार्थ निरूपक हो गया, अच्छा बाहरी वर्णन अधिक हो गया, उसमें आंतरिक भावों की अनुभूति कम हो गई। आंतरिक भावों का समावेश था वो कम हो गया, बाह्यार्थ जो वर्णन था, बाहरी वर्णन था, उसको प्रधानता दी गई। अतः इस तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। अतः तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ वो किसके विरुद्ध था, इस इतिवृत्तात्मक, गद्यवत और रूखा काव्य जो होने लगा था उसके ही विरुद्ध छायावाद का जन्म हुआ। जो छायावाद कहलाया उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। जो द्वितीय उत्थान की कविता थी इस प्रकार की, उसके विरुद्ध में ये कहा जा सकता है जो परिवर्तन छायावाद के रूप में आया। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। इनका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, मतलब अर्थभूमि या वस्तुभूमि पर ध्यान नहीं किया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने का ध्यान नहीं रहा, बल्कि शैली का परिवर्तन, काव्य शैली को परिवर्तित करने की ओर ध्यान अधिक गया। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती है। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। द्वितीय उत्थान में दो कमियां थीं, दोनों बातों की कमी थी। वे दोनों बातें कौन सी थी? एक तो उसमें कल्पना का समावेश बहुत कम था, उसका रंग बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर व्यंजित नहीं होता था, हृदयानुभूति भी खुलकर उसमें नहीं होती थी। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। इस बात की कमी परंपरागत जो ब्रजभाषा काव्य का आनंद लेने वाले थे उनको भी पता चलती थी और बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली की कविता में पदलालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की विवृति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। अतः खड़ी बोली कविता में इसके विरोध में किन किन चीज़ों की, किन किन रूपों की चाह काव्य में बढ़ती गई? पदलालित्य की, कल्पना की, जो कि द्वितीय उत्थान में, द्विवेदी युग में जिसकी कमी थी,
कल्पना की उड़ान की, भाव की वेगवती व्यंजना की और वेदना की विवृत्ति। वेदना का जो वर्णन था, उसकी विवृत्ति थी, उसकी भी द्वितीय उत्थान में कमी थी, तो इस कविता में उसकी भी अपेक्षा बढ़ती गई। शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। इस प्रकार की कविता को देखने की आकांक्षा तृतीय उत्थान में बढ़ती गई। उसी के फलस्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे हम देखेंगे कि छायावाद किस प्रकार धीरे धीरे ऊपर उठता गया और किस प्रकार आगे बढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ये पूरी सीरीज़ आप इसी प्रकार देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।